चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज पे हैं जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए थ्रेट टू अ बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है? ये सवाल आया है यूपीएससी 2012 में। पहला ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा इसका ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट यानी कि निवास स्थान का विखंडन, और इसका तीसरा ऑप्शन है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, बाहरी प्रजातियों का आक्रमण, और चौथा है शाकाहार का प्रचार। तो इसमें जो सही आपके विकल्प हैं, एक तो पहला विकल्प सही है आपका, जो कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक वजह है जैव विविधता के खतरे के लिए। दूसरा है निवास स्थान का विखंडन, और तीसरा है बाहरी प्रजातियों का आक्रमण। चौथा जो शाकाहार का प्रचार है वो गलत है। तो आपका विकल्प सही है 1, 2, 3, यानी कि क सही है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्यों सही है। पहली बात तो कह रहा है कि अगर हम ये वाला विकल्प है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, तो उससे कैसे जैव विविधता को खतरा होता है। एलियन या यानी कि बाहरी प्रजातियां, अगर हम किसी दूसरे इलाके से प्रजाति लेकर आए, वो क्या करती है, वहां पहले से मौजूद जो प्रजातियां हैं उनको नष्ट करने में उसका योगदान होने लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर नील पर्च को लाया गया अफ्रीका में, नील पर्च एक बहुत बड़ी मछली है, तो उसने अफ्रीकन सी चाइल्ड फिश जो है उसको खाना शुरू कर दिया, और उनका काफी नुकसान भी हुआ। और उस मछली से रिलेटेड, ये मछली लेक विक्टोरिया में पाई जाती थी, उस मछली से रिलेटेड लगभग 200 प्रजातियां नष्ट हो गई। तो एक उदाहरण है कि अगर एलियन स्पीसीज, अगर बाहरी प्रजातियां लाई जाती हैं, वो जैव विविधता को नष्ट कर देती हैं। इसमें एक विकल्प और है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अगर निवास स्थान का विघटन होता है, तो मानव की गतिविधियों से निवास स्थान का विघटन होता है, उससे क्या होता है कि जैव विविधता वाली जो फैक्टर्स हैं वो कम होने लगते हैं, विविध प्रकार के जीव नष्ट होने लगते हैं। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एक बड़ी वजह है जैव विविधता के नष्ट होने की। और उसमें पहला ऑप्शन एक और था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होता है। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में ये चित्र से स्पष्ट होता है कि लगभग 90% कोरल रीफ का नष्ट हो रहे हैं, और लगभग 6% इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े नष्ट हो गए हैं। 4% वर्टिब्रेट्स जो कि कशेरुकी प्राणी है, जिनमें स्पाइनल कार्ड पाया जाता है, वो नष्ट हो गए हैं। 8% प्लांट नष्ट हो गए हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो पौधों को पॉलिनेट करने वाले जो कीट कीट पतंग होते हैं, या तो नष्ट होने लगते हैं या इलाके को छोड़ के जाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, उन पौधों का पॉलिनेशन, परागण संभव नहीं हो पाता है, और फिर इससे भी क्या होती है, जैव विविधता नष्ट होती है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है। शाकाहार को जो बढ़ावा ऑप्शन था वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, इन द context of mitigating the impeding global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be the potential site for carbon sequestration? इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के कारण आने वाले ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कार्बन पृथक्करण के लिए संभावित पक्ष हो सकता है। तो कार्बन पृथक्करण यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये क्या है,
कार्बन को अवशोषण करना या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को किसी सोर्स की तरफ, किसी स्रोत की तरफ शिफ्ट करना। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो कहता है परित्यक्त और गैर आर्थिक कोयला। दूसरा है नष्ट हो चुके तेल और गैस के भंडार। और तीसरा ऑप्शन है भूमिगत अधिक गहराई में खारे क्षेत्रों का निर्माण। तो इसमें, इस सवाल में हमारा ये तीनों, हमारे तीनों विकल्प सही हैं, 1 2 3। क्यों सही है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहले तो कार्बन पृथक्करण या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण की प्रक्रिया को, मतलब उसको रिस्टोर करने वाली जो प्रक्रिया है, वही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन पृथक्करण कही जाती है। और इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। जो गैर आर्थिक कोयला है, कोयले की जो सीम है, या जो जो कोयले के भंडार खत का अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं। उसकी वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं कोयले की सतह से जुड़ने लगते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये इलाका है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अवशोषित की जा सकती है। फिर तेल की रिकवरी बढ़ाने के लिए घटते तेल क्षेत्रों में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाई जा सकती है, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग रिकवरी टूल के रूप में किया जा सकता है। इस तरह ऑप्शन 2 भी सही है आपका। और तीसरा ऑप्शन जो है भूमिगत गहरे खारी क्षेत्रों के गठन की बात कर रहा है, जो कि असल में वेटलैंड्स के जरिए होता है। और ये जो वेटलैंड होते हैं दुनिया भर में लगभग 15% कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पर तीनों विकल्प सही हैं। मतलब अबेंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये सही है। दूसरा डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर, यहाँ भी जो इलाके हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्टोर कर सकते हैं। और सबटेरेनियन जो डीप सैलाइन फॉर्मेशन है, जो कि वेटलैंड के इलाके हैं, वहां पे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो उत्तर हुआ इसका डी। अब हमारे कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है तो क या ए पार्ट होगा। लेकिन अगर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, तो बी वाला पार्ट है। इस सी का मतलब कि कथन सही है, कारण गलत है, और डी का मतलब दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से कथन कारण वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन 3 आपका कहता है कि परावैंगनी विकिरण ओजोन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में फोटो पृथक्करण कर देता है। इस प्रकार ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। कथन और कारण क्या कह रहा है? ओजोन क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण रहा है। तो यहां पर कथन और कारण दोनों गलत है। कैसे गलत है? पहला कथन में हम बताएंगे कि परावैंगनी विकिरण जो है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में ओजोन के फोटो पृथक्करण का कारण नहीं बनता, बल्कि ये दो चरणों में ओजोन का निर्माण करता है। कैसे करता है? पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटा और ये ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हुआ, बदला, और फिर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एक एटम से क्रिया करके ओजोन बनाता है। तो कथन गलत हो गया। और कारण आपका ये कह रहा है कि ओजोन क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण रहा है। तो असल में ओजोन छिद्र नहीं, बल्कि समताप मंडल में जो बुरी ओजोन, जो बैड ओजोन है,
वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। ओजोन छिद्र भी बहुत खतरनाक है, लेकिन वो दूसरे तरीके से हमें नुकसान करता है। बारिश के पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, सूरज से आने वाला विकिरण बढ़ जाता है, जिससे कैंसर की बीमारियां होती हैं, और क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। तो हमारा यहाँ पर कारण भी गलत है और कथन भी गलत है। कारण, ओजोन छिद्र ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, यह गलत है। और कथन कह रहा है कि परावैंगनी विकिरण ओजोन को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में फोटो पृथक्करण कर देता है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? कि असल में रिएक्शन तो हमारा ये है जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कथन और कारण कहता है कि चरम मौसमी घटनाओं की बारंबारता और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ये बात सही है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है, लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और वो सामाजिक तनाव के कारण बन रहा है। कथन एकदम सही है। और कारण कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा अगर मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी, बदलेंगी। ये भी सही है, और ये व्याख्या भी है कि जब खाद्य सुरक्षा पर संकट आएगा तो सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। तो इस तरह कथन और कारण यहाँ दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 4, इसमें उत्तर हुआ ए, क। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ड्रिफ्टिंग ऑफ कंटिनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग क्लाइमेट ऑन अर्थ। और इसका दूसरा स्टेटमेंट है, पैंजिया एंड पैंथेलासा आर टू बिग लैंड मासेस क्रिएटेड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग क्लाइमेट ऑन अर्थ। निश्चित रूप से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स हैं, महाद्वीपों का बहाव जिसको कह सकते हैं, उनकी वजह से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हुए हैं। आप देखिए कि लगभग 25 करोड़ साल पहले ये पूरा महाद्वीप, ये पूरे महाद्वीप कैसे एक दूसरे से चिपके हुए थे, और बाद में लगभग 25 करोड़ साल बाद सब एक दूसरे से टूट के, और अभी जो वर्तमान स्थिति है वो यहाँ पे दिखता है। तो कथन सही है, क्योंकि यही एक बड़ी वजह है। जैसे जैसे ये ड्रिफ्ट होते जाते हैं उसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है। ये कथन सही है। और कारण कह रहा है कि पैंजिया और पैंथलासा महाद्वीपीय बहाव द्वारा निर्मित दो बड़े भूभाग हैं। असल में महाद्वीपीय बहाव से तो इनका निर्माण हुआ है, लेकिन जो पैंजिया है वो क्या है? पैंजिया तो स्थल मंडल, स्थल का हिस्सा है, लेकिन पैंथलासा जो है वो स्थल का हिस्सा नहीं है। पैंथलासा ये पानी का हिस्सा है। तो हमारा दूसरा कथन गलत है और कथन एक सही है। तो इसका आंसर हुआ एक, क्योंकि पैंथलासा जो है वो लैंड मास नहीं है, वो एक वाटर बॉडी है। वो स्थल का हिस्सा नहीं, वो पानी का हिस्सा है। स्थल का हिस्सा सिर्फ पैंजिया है। इस वजह से कथन दो हमारा गलत हो जाता है और कथन एक सही है। तो इसका आंसर हुआ 1। अगला क्वेश्चन है एमोक के बारे में। एमोक यानी कि अटलांटिक मेरिडोनियल ओसेनिक सर्कुलेशन। तो एमोक के बारे में इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, एमोक और मानसून व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि अगर एमोक आमोक मजबूत है तो मानसून कमजोर हो जाता है। दूसरा, अगर आपका मानसून मजबूत होता है तो एमोक को बढ़ावा देता है, और पिछले 15 साल के भीतर एमोक कमजोर हुआ है। तो इसमें से आपको सही कथन सही आपको चुनने हैं। तो असल में जो मजबूत मानसून होता है वो एमोक को बढ़ावा देता है। कथन दो सही है। पिछले 15 साल के भीतर एमोक में कमजोरी आई है, इसीलिए मानसून में आप देख रहे हैं मानसून में गिरावट आई है, मानसून के पैटर्न में कमी आई है, दिक्कतें आई हैं।
तो कथन 3 भी सही है, लेकिन कथन 1 गलत है, क्योंकि एमोक अगर कमजोर होता है, एमोक तो मानसून भी कमजोर हो जाता है। यानी कि दोनों व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। एमोक या क्या है, उसके बारे में एक दो लाइन बात करते हैं। एमोक यानी अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये क्या है? महासागरीय धाराओं की एक विशाल प्रणाली है। महासागरीय धाराओं की एक विशाल प्रणाली है जो दुनिया भर के महासागर बेसिन में ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। और याद रखिए, यही ऊष्मा और पोषक तत्व, यही हीट और न्यूट्रिएंट्स महासागर में जैव विविधता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए एमोक का कितना बड़ा रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है, हमें समझना चाहिए। और यही एमोक जब कमजोर होता है तो मानसून कमजोर हो जाता है। तो कथन 1 गलत है, 2 3 सही है। तो इसका उत्तर आपको दिख गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है कि जलवायु संकट के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? एक तो एमोक, दूसरा है उबलिंग ऑफ मून। उबलिंग का मतलब कि चंद्रमा जो है अपनी दूरी पर हिलता रहता है, उसका जो एक्सिस है वो सेम नहीं है, वो थोड़ा सा वो बदलता रहता है। ये उबलिंग की बात है। और अर्थ प्रिसीशन, ये पृथ्वी की धुरी से संबंधित भी एक कंसेप्ट है, प्रिसीजन। तो इसका उत्तर क्या है? ये देखिए, ये प्रिसीजन की बात हो गई कि हमारी जो धरती है उसका एक्सिस असल में ये है, लेकिन वो इस इन दोनों एक्सिस के बीच में घूम, ये चेंज होता रहता है ये। तो इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रमा वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं लागू होगा। अभी आपसे बात हुई कि एमोक जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार है, ये बात सही है। और दूसरा, अर्थ का प्रिसीजन, प्रिसीजन भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि धरती की ये जो एक्सिस है, असल में ये ना होकर इन दोनों के बीच में वो बदलती रहती है, उसमें बदलाव आता रहता है, और इससे भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपका एमओ ये 1 सही है, दो गलत है, 3 सही है। यानी कि ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। सामान्य ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी के औसत तापमान को कुछ हद तक बनाए रखने में मदद करता है। तो ये कितने तापमान को कितने बने रखने में मदद करता है? असल में अगर ग्रीन हाउस प्रभाव रहे ही नहीं तो धरती के टेम्परेचर डिफरेंस में काफी अंतर होगा और जीवन संभव नहीं रहेगा, बायोडाइवर्सिटी में कमी आ जाएगी। तो ये टेम्परेचर होता है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन हुआ क। पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने में सामान्य ग्रीन हाउस प्रभाव मदद करता है। और ये जीवन के निर्वाह के लिए भी ग्रीन हाउस प्रभाव कुछ हद तक जरूरी है। लेकिन आज ये ग्रीन हाउस प्रभाव इतना बढ़ गया है कि जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। अगला है, दक्षता के मामले में सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका सही उत्तर हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब, जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फ्लोरीन और क्लोराइड से रिप्लेस हो जाते हैं, फ्लोरीन या क्लोराइड से रिप्लेस हो जाते हैं, ये बड़े खतरनाक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करते हैं। और इस तरह इसका उत्तर हुआ ख, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत इफिशियंट होता है, बहुत ज्यादा दक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैस किसे नहीं माना जाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी मानव गतिविधियों से पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मानव गतिविधियों से पैदा होती है, और मीथेन भी। जो CFC है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये कृत्रिम रूप से पैदा होती है।
और ये खतरनाक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ये गैस नहीं है और एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका उत्तर हुआ क। 10 का उत्तर हुआ क। आइए एक और क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को देखते हैं। चिपको आंदोलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंध था। ग, अपिको आंदोलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। और घ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। तो इसका उत्तर हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रोमीन और क्लोरीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन बायोम पर है। कौन सा पारिस्थितिकी कारक विभिन्न बायोम का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है? विंड एंड सॉइल, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, विंड एंड लाइट, ह्यूमिडिटी एंड पीएच। तो बायोम का निर्धारण करते हैं प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। इसको याद रखिएगा, वर्षण और तापमान। इसका आंसर है बी। यही जो दो फैक्टर्स हैं वह किसी बायोम का निर्धारण करते हैं। प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, वर्षा और तापमान, वर्षण और तापमान। ये हमने चित्र में दिखाया है वे विभिन्न बायोम और कैसे प्रभावित हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन से और एनुअल टेम्परेचर से। तो इन दोनों में among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? निम्नलिखित क्रॉप्स में से, फसलों में से कौन मीथेन और कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड को सबसे ज्यादा पैदा करता है? कॉटन, राइस, सुगर, केन और व्हीट, कपास, धान, गन्ना और गेहूं। तो यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि जो राइस की फसल है, जो धान की फसल है, वो सबसे अधिक मात्रा में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? आप देखिए, यहाँ हमने चित्र में दिखाया है बाईं तरफ धान के जो सूखे मैदान है वहां पर मीथेन एक्टिवेट करने वाला जो बैक्टीरिया है, मीथेनोजेंस वो कम एक्टिव है। लेकिन जिस इलाके में धान के खेत में पानी लबालब भरा हुआ है वहां पर मीथेनोजेन बहुत एक्टिव है और ये मीथेन पैदा करता है। ये आने वाले समय में यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी साल 2022 में यह सवाल पूछा गया था कि मीथे जो चावल जो धान की फसल है वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों को बड़ी मात्रा में पैदा करती है। क्यों पैदा करती है? कि ये जो बैक्टीरिया है मीथेनोजेन बहुत एक्टिव हो रहता है धान के खेत में, और जब धान के खेत में पानी भर रहा होता है तब ये और भी ज्यादा एक्टिव होता है और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है। और अभी तक माना विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया भर में जो चावल उत्पादन होता है वो लगभग 11% मीथेन पैदा कर रही है। और यही नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड भी ये इमिट करते हैं। इस तरह चावल की जो खेती है, धान की खेती है, वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत बड़ा सोर्स है। एक और क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 में पूछा गया है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन में कमी के वादों की निगरानी करता है से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का एक अंग है। और तीसरा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक समिति है। और चौथा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा प्रचारित और वित्त पोषित एजेंसी है। तो इसका आंसर हुआ क। ये एक तरह का डेटाबेस है
जिसको विभिन्न अनुसंधान संगठनों के गठबंधन ने बनाया है। इसके बारे में थोड़ा और बात बताते हैं कि किस तरह का डेटाबेस है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर असल में साल 2009 से लाया गया, और ये इसमें कौन कौन से संगठन इसमें भाग लेते हैं जो मिलके इसके लिए काम करते हैं। पहला क्लाइमेट एनालिटिक्स, और दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और ये दोनों मिलकर वैज्ञानिक विश्लेषण का डेटाबेस तैयार करते हैं इसकी मदद से। और ये कितने देशों की निगरानी करता है? 32 देशों की निगरानी करता है। 32 देशों की निगरानी करता है। ये कौन से 32 देश हैं? ये वे 32 देश हैं जो दुनिया भर में लगभग 80% कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। और ये इनका जो पैमाना है कि किस आधार पे उनका मापन करेंगे, तो ये मापता है पेरिस समझौते के आधार पर, कि पेरिस समझौते के आधार पर ये जो विभिन्न देश हैं वो उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं, तो उनको ट्रैक करता है। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का ये काम है। आइए, 15वां सवाल जो है ये भी यूपीएससी 2022 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है? पहला केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। तो इसका उत्तर है ग। देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 का जो तीसरा खंड है उसके तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है ये है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा नामक एक अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम का एक हिस्सा है। दूसरा, CCAFS की परियोजना, ये CCAFS इसी को कह रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण एग्रीकल्चर का जो ये संगठन है, ये CGIAR के तहत संचालित की जाती है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। और तीसरा, भारत में जो इक्री सैट है, इक्री सैट का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, वो क्या है, CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो ये जो है, इसमें से कौन से कथन सही है? असल में इसमें पहले दूसरा तीनों सही है, तीनों कथन सही है। जो क्लाइमेट स्मार्ट जो विलेजेस का जो कंसेप्ट लाया गया, वो ये कहता है कि गांव में जो खेती होगी, जो जल प्रबंधन होगा, जो विभिन्न तरह के संसाधन का प्रबंधन करेंगे, वो जलवायु के अनुकूल हम करेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी जलवायु को नुकसान होगा। तो ये जो कार्यक्रम है जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर CGIAR अनुसंधान कार्यक्रम का एक कार्यक्रम है, और इसे 2012 में अफ्रीका और दक्षिण एशिया में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का संचालन शुरू किया गया। कथन 2 भी सही है। इसे CGIAR के तहत संचालित किया जाता है, और इसका मुख्यालय फ्रांस में है। और इसका कथन 3 भी सही है, जो इक्री सेट है वो CGIAR अनुसंधान केंद्र का हिस्सा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन।